और मैं इसके डिटेल में जानना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे जो यूक्रेन में जंग चल रही है उस पे क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सभी यूरोपियन देशों ने, जितने भी नेटो के मेंबर हैं, 21 देश, उन सब ने वहाँ पे अपना एक यूनाइट होके एक चीज को कहा कि हम यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखेंगे। मगर यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला था, यूक्रेन का, वो चाहते थे कि उन्हें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। वो मेंबरशिप तो नहीं मिली उनको, और ये कहा गया कि जब तक जंग चल रही है तब तक आपको मेंबरशिप नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ ये भी है कि इससे वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो काफी नाराज भी नजर आए। दूसरी चीज ये है कि उनको न्यूक्लियस वेपन सप्लाई जो थे वो बनाए रखने का वायदा किया गया कि उनको मिलिट्री सपोर्ट, फिर उसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसी तरह जारी रहेगी जैसे पहले थे, यानी किसी चीज में कोई कमी नहीं आएगी। ये एक उनके लिए काफी रीअश्योरिंग, मैं समझता हूँ, मैसेज था। अब देखना ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है नेटो का, वो चाहते हैं कि रशिया का इसमें डिफीट होनी चाहिए, हार होनी चाहिए। हार ही नहीं होनी चाहिए। इसमें अलग अलग लोगों के, अलग अलग देशों के जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। फ्रांस चाहता है कि रशिया हार जाए मगर रशिया टूटे ना, उसको ज्यादा वो ना हो, बना रहे। जर्मनी के भी कुछ इसी तरह से मिला जुला रिस्पॉन्स आता है। बहुत से यूरोप के भी देश इस तरह की बातें करते हैं कुछ, लेकिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का एटीट्यूड कुछ ज्यादा है, बहुत सख्ती है। ये वो कंट्रीज हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, लिथुआनिया हुआ या दूसरे जिन्होंने ज्वाइन किया है। इस सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूरोपियन यूनियन, या फिर उसके बाद उन्हीं ने ज्वाइन किया, नाटो की मेंबरशिप जो ली है, इन कंट्रीज का एटीट्यूड रशिया की तरफ जो है बहुत सख्त नजर आता है। इसी कि ये वो देश हैं जिन्होंने कई दशक तक रशिया के ऑक्यूपेशन में रहे। इनका मानना ये है कि वो आजाद नहीं थे, रशिया ने उन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका का जो एटीट्यूड है, वो तो ऐसा लगता है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि रशिया हारे ही नहीं बल्कि मुल्क भी टूट जाए। बहुत बड़ा मुल्क है, और उनके दूसरे बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर रशिया में पुतिन हटते हैं और रशिया कमजोर होता है तो डिसइंटीग्रेट भी हो जाएगा, इसलिए कि वहां पे पूरी तरीके से यूनिटी नहीं नजर आती। और सबसे पहले जो अलग होंगे वो इस मुस्लिम जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, रिपब्लिक्स हैं जिसे वो कहा जाता है, जो लगभग 5-7 हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो अपने को सबसे पहले अलग कर लेंगे, और सेंट्रल एशिया भी उनसे हो सकता है कि दूरी बना ले और अमेरिका के साथ रिश्ते बन ले। ये होगा या नहीं होगा ये कहना ज़्यादा जल्दी है, ये है, अभी उस पर नहीं बात की जा सकती, इसलिए कि रशिया भी काफी स्ट्रांग नजर आता है, और उसको जो कुछ लेना था यूक्रेन में, जितना एरिया चाहिए था, उसने उतना ले लिया, 20%। और यूक्रेन काफी समय से कोशिश कर रहा है इस हिस्से को दोबारा से वापस लेने की, यानी क्रेमिया और दूसरा जो जो प्रोविंसेस हैं उन पे उसका कब्जा बना हुआ है। और यही वो एरिया है जहाँ पे सोवियत यूनियन के समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, और इस एरिया में काफी रशियन मूल के लोग भी रहते हैं। तो ये जो उनका है वो अभी तक बना हुआ है। पहले यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने आर्टिलरी दी, उससे मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद टैंक्स आए और दूसरे और सोफिस्टिकेटेड वेपन आए, उससे भी ये लोग नहीं हटा पाए। फिर उसके बाद अब जो है उनको हम देख रहे हैं कि F-16 प्लेन्स भी दिए जा रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है अमेरिका और दूसरी जगहों पे, उनको जल्दी ही मिल जाएंगे। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका ने तो उनको जो है क्लस्टर बॉम्ब्स भी सप्लाई कर दिए, जो पहुंच चुके हैं वहां के ऊपर। ये क्लस्टर बम बहुत खतरनाक होते हैं, छोटे छोटे बम्स होते हैं, उसके अंदर रखे हुए होते हैं, ये गिर जाते हैं और काफी बड़े एरिया में फैल जाते हैं। जब भी कोई इसको टच करता है या उधर से गुजरता है, ये ब्लास्ट कर देते हैं। इससे
औरतों की, बच्चों की हमने देखा, और खेतों में काम करने वाले मज़दूरों की बहुत हत्याएँ हुई हैं, जहाँ-जहाँ इनका इस्तेमाल किया गया है। खिलौने की शक्ल में भी होते हैं, जिनको बच्चे खिलौना समझ के उठा लेते हैं। गुड़िया थी बहुत सी, यहाँ इन्होंने यूज़ किया। ये वेपन जो है जनरली बैन है, बहुत से यूरोप के खुद ही बहुत से देशों ने जो नाटो के मेंबर हैं बैन कर रखा है, इसके विरुद्ध है, लेकिन अमेरिका ने इस पे साइन नहीं किया है इसको यूज़ करने से। और रशिया ने भी इसके इस्तेमाल के खिलाफ इसको नहीं किया है। अब अगर यूक्रेन में इसका इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर-सी बात है जब हम उनके पास पहुँच गए हैं, अभी तो नहीं किया उन्होंने इस्तेमाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द करेंगे इसका इस्तेमाल। मैं समझता हूँ कि रशिया भी करेगा और इससे और ज़्यादा नुकसान इन्हीं दोनों देशों का होगा। ये देखिए, ये जंग एक ऐसी है जो अनएंडिंग है, चलती रहेगी, और इससे जो ऐसा लगता है कि पूरा रशिया अमेरिका का सारा कंसंट्रेशन यूक्रेन पे है, और इसके चलते हुए चाइना का मैं समझता हूँ बहुत फायदा हो रहा है। चाइना लगातार बढ़ता चला, बहुत से देश जो अ, अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, अमेरिका के ट्रस्टेड एलाई थे, अब वो धीरे-धीरे अपने संबंध रशिया, चाइना से बना रहे हैं। अफ्रीका में बहुत से देश हैं। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है, उसने भी दूरियाँ बनाना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से अमेरिका से अलग हो जाएँगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो सिक्योरिटी पे अमेरिका के डिपेंडेंट है। लेकिन ये कि वो धीरे-धीरे दूरी बनती चली जा रही है, और ह्यूज कितना कितना वेपन, कितना पैसा, कितना यूरोप और अमेरिका का खर्चा हो रहा है यहाँ के ऊपर, जो पैसा वहाँ के डेवलपमेंट पे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट या दूसरी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता, वो सारा पैसा इस जंग में लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रशिया, पश्चिमी देश यानी नाटो और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, और अमेरिका, ये तीनों का नुकसान हो रहा है, ये तीनों कमज़ोर होते हुए नज़र आते हैं, और वाक़ई ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूनिपोलर वर्ल्ड बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि इंडिया, चाइना, फिर दूसरे बहुत से जो देश हैं, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कितना मज़बूत होता चला जा रहा है। 19 देशों ने अप्लाई कर रखा है मेंबरशिप के लिए, और ये सब वो देश हैं जो ये भी बात कर रहे हैं कि वो डॉलर में आपस में ट्रेड नहीं करेंगे, लोकल करेंसीज़ में या गोल्ड बेस्ड अ, वो एक एक्सचेंज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ब्रिक्स वाले, उसके माध्यम से होगा। तो इसमें जंग, जो प्रोसेस मैं समझता हूँ 50 साल में होता, वो प्रोसेस इस जंग ने पूरा कर दिया जल्दी। इसी के सभी देशों को डर लगने लगा कि अगर अमेरिका का इंटरेस्ट हर्ट होगा तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से सैंक्शंस इन्होंने रशिया पे लगाए, और फिर रशिया की जो फंड्स थे उसको उसको सीज कर दिया, और ये कह दिया कि अब हम इनको यूक्रेन के रीस्ट्रक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन में उस देश के। तो लोगों को लगने लगा कि अब हमारा पैसा सेफ नहीं है, अगर हम अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे तो हमारा फंड भी डूब जाएगा, और बहुत तेजी से लोग अपने फंड्स को जो हथौनी ने इन्वेस्ट कर रखा था, निकालने की भी बात कर। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि डिफीट आसानी से हो नहीं सकती, रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है अभी तक तो। और जंग अगर बढ़ेगी, और जिस तरीके से लगा, तो किसी हद तक इस बात का भी डर है कि ये न्यूक्लियर थ्रेट भी बना हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, रशिया अगर जब देखेगा कि वो बिल्कुल ही कॉर्नर होता जा रहा है और नहीं कर पा रहा, तो उन्हीं ने कह भी दिया है कि वो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका और इन देशों ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, ये इसलिए दिखाने के लिए, डिटरेंस नहीं है, बल्कि इनका वो अपना इस्तेमाल करने से भी कोई इनको हिचक नहीं होगी, और ये अमेरिका तो पहले भी एक दो 2 जगहों पे जापान में कर चुका है, 2 शहरों में, हिरोशिमा नागासाकी में। तो कोई हिचक नहीं होगी। कहाँ जाएगी ये पता नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि एक चीज़ और खुल के सामने आ गई कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, ख़ास तौर से यूरोप के जो बड़े देश हैं, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, बर्तानिया, सभी देश सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर।
और अब हालत ये हो गई कि जो अभी अमेरिका कहता है वो इनको करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी के लिए इनको जो थ्रेट। दूसरी चीज ये भी है कि ये अब फॉरेन पॉलिसी भी इनको अपनी पूरी अमेरिका के साथ जोड़नी पड़, पहले भी था, पहले कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों का होता है क्योंकि ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक तरह की यूनिटी पिछले 50 साल में बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और इन्होंने तय भी किया था कि आपस में हम जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन हालांकि उसके बाद एशिया के देश और अफ्रीका थिएटर बन गया जंग का, वियतनाम, फिर उसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान में, इराक, सीरिया और पता नहीं कितने देश बर्बाद हो गए डायरेक्ट अमेरिकन अटैक से, लीबिया, या फिर उसके बाद प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद जो इन सब कारणों से बढ़ा उसके चलते हुए। अब ये है कि ये देश जो है एक तरह के हम देख रहे हैं कि बहुत से देश इनसे डिफरेंसेस आपने मेंटेन करके, फ्रांस से या दूसरी जगहों से जो पुरानी कॉलोनियल पावर थी, फ्रेंच, चाइल्ड, नाइजर, माली, कामरून, इन सब जगहों से में एक तरह का नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज हो रहा है कि हमको सेल्फ रिलायंस या अपनी सिक्योरिटी खुद बनानी चाहिए। और उसके लिए बहुत से देश तो माली वगैरह तो रशिया से भी डील कर रहे हैं, यहाँ पे वार्डनर आ चुका है और फ्रेंच और यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रुप्स हैं उनको वहां से जाने के लिए उन्होंने कर दिया, वो जल्दी ही वहां से चले भी जाएंगे। तो इस तरह से यूरोप की पूरी डिपेंडेंसी जो है वहां पे उनके साथ बनती चली आ रही है अमेरिका के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि इन सभी देशों का हमने देखा है कि पिछले 50-60 साल से ही चीज रही है कि सेना के माध्यम से, अपना सैन्य बल से अपने मसलों को हल करना, जंगे लड़ना, जंग जीतना, वेपन बेचना, वेपन के इसका इनसे कारोबार होता है। $6 ट्रिलियन तो अमेरिका का खर्चा हुआ है इराक और अफगानिस्तान में। उसके अलावा यूरोप के जो दूसरे देश थे, ब्रिटेन और इन सब का भी काफी खर्चा। अगर ये पैसा $6 ट्रिलियन अफ्रीका को मिल जाता, मैं समझता हूँ अफ्रीका की सारी प्रॉब्लम, बल्कि एशिया अफ्रीका दोनों की सारी प्रॉब्लम जो है गरीब देशों की, जो ग्लोबल साउथ की है, सॉल्व हो जाती। अगर फायदा किसका हुआ? अमेरिका का जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या वो कंपनीज जो आर्मामेंट बनाती हैं, आर्मामेंट बनाने वाली कंपनीज का फायदा हुआ, इसलिए ज्यादा आर्म्स खरीदे गए इस वजह से, जो दोनों देशों को या सीरिया को बर्बाद करने में के काम में आ रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि जंग के माध्यम से मसलों का हल भी नहीं हो सकता। वियतनाम में भी हमने देख लिया है, अफगानिस्तान में भी हमने देख लिया, इराक में भी देख लिया और सीरिया में भी हमने देख लिया। प्रधानमंत्री ने ये बात कही भी है, मोदी जी ने, कि जंग का काल खत्म हो गया। इससे कि अगर आप जंग लड़ते हैं, यमन में भी यही हुआ, सऊदी अरेबिया ने सोचा था कि 10-15 दिन में उस पर हम कब्जा कर लेंगे और हुतीस को हरा देंगे और वहां पे एक प्रो जो हुकूमत थी पहले से सऊदी, उसको संगठित हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो दूसरी तरफ अब हम ये भी देख रहे हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो बातें हो रही हैं कि आपस के मसले हल होने चाहिए और आपस में मेल जोल की बात करें, जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने देखा है कि वो ईरान से उसने बातचीत करके मसलों का हल ढूंढ रहा है। फिर उसके अलावा दोस्ती कर ली, एम्बेसीज खुल रही हैं। फिर उसके अलावा वहां पे भी यमन में भी उन्हीं ने से भी, हुतियों से भी उनकी बातचीत चल रही है। सीरिया और इराक में भी बातचीत चल रही है और डेवलपमेंट पैकेज की भी बात चल रही है वहां पे डेवलप करने के लिए। तो एक नए किस्म की लहर है, मगर यूरोप जो है वो जंग में मुब्तला है और ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती ऐसे समय में, खासतौर से ऐसे समय में जबकि चाइना का इकोनॉमिक राइज जो हम देख रहे हैं कितनी तेजी से हो रहा है और वो एक बड़ी सुपर पावर, अब अमेरिकन खुद कहने लगे कि एक सुपर पावर बन गया, इसलिए कि उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ मिलिट्री डेवलपमेंट भी उनके यहाँ बहुत चीज हुई और वो एक बड़े व्यापारी आर्म्स के भी बन गए हैं। हालांकि उनका जो डेवलपमेंट मॉडल जो बेच रहे हैं पूरी दुनिया को, वो बहुत फॉल्टी है। उससे फायदा केवल वो वही कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका ने किया था या वर्ल्ड बैंक ने किया था, कि पैसा बड़े बड़े लोन दे के और फिर उसके बाद जो छोटे देश सस्टेन न कर पाए फिर उनके ऊपर
अपना कब्जा बना लेना, जैसे कि अफ्रीका के बहुत से देशों में किया। हम्बन टूटा पोर्ट जो श्रीलंका में जिस तरह से उन्होंने खो दिया, इस तरह से बड़ी पॉलिसी है। ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। चाइना का राइज जो है ये अमेरिका से भी ज्यादा मुझे लगता है कि खतरनाक होगा आने वाले समय में, इसलिए कि वो जिस तरीके से मसल फ्लेक्सिंग अपने को दिखाते हैं करते हैं वो। दूसरी चीज ये है, चाइना की जो पॉलिसी है यूक्रेन वॉर को लेके, वो एक तरफ तो चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका और यूरोप के साथ बने रहे, वो कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। हालांकि वो बार बार शो करता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसका जवाब देंगे। और दूसरी तरफ वो अपने को असर्ट भी कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, लेकिन जंग से बचने की भी वो पूरी कोशिश करता है। जानता है कि जंग हुई तो उसका इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी चाहता है चाइना के रशिया की हार वहां पे ना हो यूक्रेन के अंदर। तो ये एक इस तरह से वो टाइट रोप बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं, इसलिए कि यूरोप में उनका बहुत बड़ा मार्केट है पश्चिमी देशों में, तो वो उसको भी नहीं खोना चाहते और वो उसके साथ साथ टाइप वॉक भी करते रहते हैं, दोनों के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये है कि क्या होगा असर आने वाले समय में। समिट तो कामयाब हो गई, यूक्रेन ने भी में तो जो एड भी जारी है और आने वाले समय में और भी मिलेगा, उनको दिया जाएगा। लेकिन ये इस एड से एक तरफ तो यूक्रेन में वेपन्स जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि पश्चिमी देश और अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ रही है, इसलिए कि इस जंग के चलते हुए तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली इन सबको अमेरिका से गैस खरीदनी पड़ी, जो कि 4 गुना ज्यादा दाम पे उनको गैस मिली और उसके चलते हुए अमेरिका का बहुत लॉस हुआ, इसलिए रशिया से उनको बहुत सस्ती गैस मिलती थी, पाइपलाइंस के थ्रू आती थी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कुछ था ही नहीं और इस तरह से उनका बहुत फायदा हो जाता था। बस अब उनको जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी, यानी मंदे की दौर में आ गई है। बाकी जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत से देशों की बिल्कुल कगार पे खड़ी हुई हैं कि कब वो मंदी में आ जाएंगी, एक इकोनॉमिक रिसेशन में। तो यूरोप जो है वो अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम को बढ़ती चली जा रही है उसकी इकोनॉमी। आए दिन फ्रांस में हम जिस तरह से देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं सैलरीज को लेके, इंग्लैंड में कभी टीचर्स कर रहे हैं तो कभी नर्सेस कर रही हैं, कभी डॉक्टर्स कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट अमेरिका यूरोप में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, खाने पीने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत है, प्राइस राइज जिसे हम कहते हैं बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। कभी कभी कम भी हो जाता है, जैसे आजकल न्यूज आ रही है कि थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये सब मैनेज्ड होता है, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स तो जरूर स्ट्रांग है इन कंट्रीज के, इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है इन देशों के उनका, लेकिन ये है कि पैंडेमिक के चलते हुए जो मार्केट था, जब ये अपना प्रोडक्ट जो तमाम दुनिया में बेचते थे, वो क्षमता भी लोगों की खरीदने की कम हो गई है। आजकल पूरी दुनिया में लोग सिर्फ वही सामान खरीद रहे हैं जो उनको जरूरी होता है, तो इस वजह से उनका मार्केट भी श्रिंक कर गया है। इसमें नुकसान जो है रशिया का तो हो ही रहा है, मैं देखता हूँ कि साथ में पश्चिमी देश अमेरिका दूर है और काफी स्ट्रांग है, उनको लगता है कि वो इससे बच के निकल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन उनकी यहाँ की भी ठीक नजर नहीं आती। जॉब्स तो हमेशा क्रिएट हो जाती हैं, हर महीने कुछ फिगर आ जाती हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, यानी लोगों को काम करने को मिल जाता है लेकिन वो बहुत मीनियल काम होता है, उनको बराबर जैसी पहले सैलरी मिलती थी कि मिनिमम लेबर को $3,000 मिलता था, और जिसमें वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जोड़ा जाता था, फिर वो उसके बाद एक दो गाड़ियां भी होती थी, मकान भी एक खरीद लेता था मॉर्गेज से, और फिर उसके बाद यूरोप अमेरिका और एशिया अफ्रीका में घूमता भी था साल में एक बार वर्कर। अब वो सब बातें नहीं रही हैं, उस तरह से नहीं रही। वहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जॉब्स करते हैं बस जीने के लिए, जिसे कहना चाहिए करना चाहिए। इन हालात में दूसरी तरफ ये भी है कि कोई पीस प्लान पे कोई बात नहीं कर रहा, जो बात हो रही है वार के ऊपर, जैसे भी हो
जंग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को हराएंगे, हरा पाएंगे एक दूसरे को या नहीं, या खुद सभी कलेक्टिव हार जाएंगे, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आते, और इनके चलते हुए वहाँ की जैसे जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, वहाँ के ऊपर रेसिज्म भी बढ़ती हुई नजर आती है, टेंशन विद इन अमेरिकन सोसाइटी, विद इन यूरोपियन सोसाइटी बढ़ता हुआ नजर आता है। और और आए दिन अटैक एक दूसरे के ऊपर लोग कर रहे हैं, मार रहे हैं। और फिर उसके अलावा ट्रेड यूनियन भी मूवमेंट स्ट्रांग, लेबर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये जंग तो इस साल तो चलनी चलनी है, अगले साल भी चलेगी, जब तक कि अमेरिका का इलेक्शन बाइडेन है। बाइडेन ने तो तय कर रखा है कि जंग से वो जारी रखेंगे, और शायद अगले दफे कोई नया प्रेसिडेंट वहां पे आ जाए। ट्रम्प अगर जीतते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि हम जंग को रोकेंगे। अब ये अमेरिकन जनता और वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन डिसाइड करेगा कि किसको जीतना है, वो किसको ज्यादा मिलते हैं, भी तय करेगा, और उसके बाद फिर तभी कुछ हो पाएगा। बहरहाल एक साल के लिए तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अब देखना ये है कि क्या एक साल तक रशिया अपने को इस तरह जंग में बरकरार रखेगा। बहुत से मुल्कों के स्टेक हैं जो रशिया को भी सपोर्ट करते रहेंगे, और रशिया अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से ब्रिक्स बने, ब्रिक्स में ज्यादा देश आए। फिर उसके अलावा ये कि डी डॉलराइजेशन, यानी बगैर डॉलर के ट्रेड हो। अगर बगैर डॉलर के ट्रेड होगा लोकल करेंसीज में, या गोल्ड बेस्ड करेंसी जो बनेगी, तो उससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होगा। या तो अमेरिका में नया एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए दूसरा जो जंग बंद कर दे, या फिर ये है कि उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा सफर कर ले और लोग इतना प्रेशर डाल दे कि क्या होगा। इसके अलावा कोई दूसरा, यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो अमेरिका तय करेगा उनको करना पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही हम दूसरा पॉडकास्ट आपके सामने लेके आएंगे कि नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।